हित के लिए लड़ रहा है, वो आज देवरिया की धरती पर एक दीप प्रज्वलन के माध्यम से केवल एक कार्यक्रम की शुरुआत नहीं कर रहे, बल्कि एक अलग जगा रहे हैं जिससे सभी सवर्ण एक हो सके और वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में सवर्णों को जो दरकिनार किया गया है, सवर्णों की जो दुर्गति है, उसे दूर करने के लिए प्रयास करता है। ये हमारे पिता तुल्य है और हमारे भी है, हमारे पिता है। आप लोग भी थोड़ा पूछ कर सकते हैं। रवि भैया भाई एक साथ लेते हैं। सभी गणमान्य अतिथि और पदाधिकारियों के स्वागत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और इस क्रम में मैं चाहूंगा कि अनिल मिश्रा जी, मोनू जी, चतुर्भुजी जी, सर्वेश पांडे जी को स्वागत कीजिए इस लम्हे का। ये लम्हा अनमोल है और सवर्णों के गणमान्य नेता हम सभी के बीच और उनका स्वागत किया जाता हुआ। आप लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। मन बहुत प्रसन्न हुआ। घुमा लीजिए सर, कैमरा साइड में कर दो। इस कार्यक्रम की तैयारी सौर आर्मी की टीम, चतुर्भुजी पांडे जी, अनिल मिश्रा जी, रवि शुक्ला जी और सोनू भाई हैं और भी टीम में बहुत से लोग हैं जिन्होंने मिल करके इस कार्यक्रम की तैयारी को किया। देखिए, कोई भी कार्यक्रम जब होता है, कोई भी जब सभा होती है तो उसका एक उद्देश्य होता है और हम सभी लोग यहाँ पर उस उद्देश्य को जानने के लिए आए। कहीं ना कहीं मंच संचालकों के द्वारा जो है स्वागत का क्रम बहुत ज्यादा लंबा किया गया, जबकि जिस मिशन, जिस लड़ाई के लिए हम निकले हैं, जब तक इस लड़ाई को जीत ना जाए तब तक स्वागत का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। तब तक स्वागत का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि आज यहाँ मैं मंच पर हूँ, कहीं मुझे सड़क पर भी लड़ना पड़ता है, तो ये सारी चीजें तो बहुत गौर है। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी बड़े बुजुर्ग भाई बहन आए हैं, मैं इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि हो सकता है कार्यक्रम में जानकारी के अभाव में किसी का स्वागत ना हो पाया हो, किसी को मंच पर ना बुलाया गया हो, तो मैं सार्वजनिक तौर पर सभी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और जो लोग मेरा स्वागत करना चाह रहे थे और वो किसी कारणवश मंच पर नहीं आए, मैं उनका स्वागत स्वीकार कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस मंच पर बहुत ही योग्य कलाकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे समाज के हैं और वो आज हमारे मिशन को सुनने के लिए आए, हमारे उद्देश्य को सुनने के लिए आए। नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय वर्मा जी, कहाँ है वर्मा जी? उनका भी बड़ा योगदान रहा इस कार्यक्रम में। देखिए, सबसे पहली बात अभी हमारी बहन कह रही थी कि हम लोग मानवता की बात करते हैं, हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आज आप देखते होंगे कि कहीं कथा भागवत होता है तो जब वहां कथा के समापन के बाद उद्घोष होता है तो उस उद्घोष में जो भी आचार्य पंडित उद्घोष करते हैं तो कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारी सोच विश्व कल्याण की है, हमारी भावना प्राणियों में सद्भावना की है, हमारी चीजें
हमारी सोच धर्म की जय होती है। तो हम सभी लोग जातिवादी कभी नहीं थे, न कभी जातीय मानसिकता से ग्रसित होकर किसी के साथ अन्याय और अत्याचार करने की सोच रखते थे। लेकिन आज इस देश में जो दोहरा चरित्र सामान्य वर्ग के साथ अपनाया जा रहा है वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात इस मंच से बहुत ही प्राउड के साथ कहूंगा कि इस देश की आजादी की नींव में हमारे बाप दादाओं की लाशें रखी गई। इस देश की आजादी की नींव में हमारे बाप दादाओं की लाशें रखी गई। हमारे देश के तमाम ऐसे महापुरुष रहे हैं जब तमाम मुगलों का, अंग्रेजों का गोली बारूद तीर तलवार उन्होंने अपने सीने पर झेल करके इस धर्म को, इस राष्ट्र को जिंदा रखने का काम किया। तो जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी है देश के लिए, जिन्होंने इतना बलिदान दिया है देश के लिए, वो लोग कभी जातवादी नहीं हो सकते। क्योंकि अगर उनकी सोच सिर्फ अपने जात के लिए होती तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना करके अखंड भारत बनाने का काम न करते। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना करके अखंड भारत बनाने का काम न करते। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग हमसे बुद्धिमान हैं, हमसे ज्यादा विद्वान हैं और उम्र के हिसाब से आप लोगों को बहुत ज्यादा अनुभव है। मैं बहुत प्रसन्न हूं आज इतने दादाजी आए हैं, मतलब इतनी उम्र होते हुए भी लोग हमको सुनने के लिए आए हैं। मुझे आज ये लग रहा है कि हमारे समाज के लोग आज ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि सवर्णों का वोट तो सबको चाहिए, लेकिन सवर्णों की हक और अधिकार की बात कोई नहीं करता है। सवर्णों के हक और अधिकार की बात कोई नहीं करता है। आज आजादी के 75 साल बाद मैंने एक दिन फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था कि लोग विधायक बन रहे हैं, लोग सांसद बन रहे हैं, लोग राष्ट्रपति बन रहे हैं, उसके बाद भी वो दलित हैं, तो फिर सामान्य वर्ग में आने का उनका क्राइटेरिया क्या है? फिर सामान्य वर्ग में उनके आने का क्राइटेरिया क्या है? कब तक ये तथाकथित शोषण की बातें कह करके सवर्णों का शोषण किया जाएगा? कब तक ये तथाकथित शोषण की बातें कह करके सवर्णों का शोषण किया जाएगा? एक लड़का जो ठेला लगाता है लेकिन उसके पीछे का टाइटल पाड़े है, इसलिए उसको 90% नंबर लाकर फेल कर दिया जाता है। और एक लड़का एसी कमरे में रहता है, फॉर्च्यूनर इंडिवर से चलता है, लेकिन उसके पीछे का टाइटल पासवान है, इसलिए उसको 40 नंबर पर पास कर दिया जाता है। अब एक बात बताइए, उस ठेले वाले लड़के का क्या अपराध है भैया? आप बताइए, उस रिक्शे वाले लड़के का क्या अपराध है? तो ये जो जातीय भेदभाव हम सवर्णों के साथ किया जा रहा है, इस जातीय भेदभाव के खिलाफ हम सभी सवर्णों को ही खड़ा होना पड़ेगा। हम सभी सवर्णों को ही खड़ा होना पड़ेगा। मैं जानता हूं इस मंच पर तमाम ऐसे लोग आए होंगे जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो किसी न किसी राजनीतिक चुनावी तैयारी कर रहे होंगे। उनके मन में एक सोच भी आ रही होगी कि भैया ये तो जात की बात कर रहा है, कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर अनुप्रिया पटेल को पटेलों की बात करने में जातवाद नहीं दिखता तो सर्वेश पांडे को सवर्णों की बात करने में जातवाद नहीं दिखता। बताइए आप लोग मुझे, अगर ओम प्रकाश राजभर को राजभरों की बात करने में शर्म नहीं आती है तो सर्वेश पांडे को सवर्णों की बात करने में शर्म क्यों आनी चाहिए? बताइए आप मुझे, मायावती चंद्रशेखर रावण को दलितों की बात करने में शर्म नहीं आती है तो फिर सर्वेश पांडे को सवर्णों की बात करने में क्यों शर्म आनी चाहिए? बताइए आप लोग मुझे, बताइए आप लोग मुझे। हम किसी जात के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी जात के खिलाफ नहीं हैं। जो हमारे खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। अब ये तो तय करना है सामने वाले को, अब तो ये तय करना है सामने वालों को कि सवर्णों की खिलाफत करोगे तो खिलाफत झेलना पड़ेगा, खिलाफत झेलना पड़ेगा। हम कभी किसी जात मजहब के विरोध में नहीं रहे। आज एक मास्टर का लड़का बार बार मास्टर बन रहा है, आज एक डॉक्टर का लड़का बार बार डॉक्टर बन रहा है, एक आज आईएएस का लड़का बार बार आईएएस बन रहा है, क्योंकि ये आरक्षण जात के आधार पर है, गरीबी के आधार पर नहीं है। अगर ये आरक्षण
आरक्षण गरीबी के आधार पर होती तो ठेला वाले पाड़े का भी लड़का मौका पाता और ठेला वाले पासवान का भी लड़का मौका पाता, अगर ये गरीबी के आधार पर होती। एक बात बताओ मुझे, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि आरक्षण किसी जात के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। आरक्षण किसी जात के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। आरक्षण से बना डॉक्टर, आरक्षण से बना मास्टर, आरक्षण से बना इंजीनियर क्या विकास करेगा भाई? एकदम 90% क्राइम एरिया सामान्य वर्ग का है और 89 लाने के कारण उसको आप फेल कर दे रहे हो और किसी को 40 पर पास कर दे रहे हो, तो वो 40 पर पास होने वाला फिर सामान्य वर्ग के जिन बच्चों को 90 नंबर चाहिए क्या पढ़ाएगा भाई? क्या पढ़ाएगा भाई? आप लोग सोचते होंगे आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ नौकरियों में नहीं, आरक्षण की व्यवस्था नौकरियों में नहीं, यहाँ पर हमारे बहुत से ऐसे भाई होंगे जो 5-5 साल पंचायत के चुनाव में तैयारी किए होंगे, 5 लाख रुपए भी खर्च किए होंगे, लेकिन जब इनको पता चला होगा 5 मिनट में कि सीट आरक्षित हो गई, सारी मेहनत सारी तैयारी की धरी रह गई, सारी की सारी मेहनत सारी की सारी तैयारी की धरी रह गई। एक तरफ तो आप कहते हो जात धर्म लिंग भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और दूसरी तरफ आप नौकरी जात के आधार पर दे रहे हो, राशन जात के आधार पर दे रहे हो, प्रधानमंत्री आवास जात के आधार पर दे रहे हो, तो फिर ये कैसे आप कह रहे हो कि जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? बताइए आप लोग मुझे। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो सुबाहुमारी से डिस्टर्ब कर रहे थे उसको। सब कुछ जब अच्छा जाए और अच्छी बातें होती हैं तो थोड़ी बहुत तो समस्याएं आती रहती हैं, समस्याओं से नहीं घबराना है। अब देखिए समय बदल चुका है, चीजें बहुत आगे आ गई हैं। आज इस देश में देख रहा हूँ बहुत से नेता इसी चुनाव में कह रहे थे कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। इस देश में बहुत से नेता कह रहे थे कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और प्रमुख रूप से राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। अब एक बात सोचिए, राहुल गांधी की दादी ने नसबंदी करवाया और राहुल गांधी जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं। भैया जब तुम्हारी दादी ने नसबंदी करवा दिया तो जनसंख्या कहाँ से बढ़ेगी? तो फिर हम ज्यादा जनसंख्या कहाँ से दिखाएंगे? अगर करना ही है तो आर्थिक गणना करवाइए, करना ही है तो गरीबों की गणना करवाइए, करना ही है तो बेरोजगारी की गणना करवाइए, हमें भी तो पता चले। हम ये नहीं कहते कि सारी सुविधा व्यवस्था 100 लोगों की दी जाए, लेकिन जो पात्र हो, जिसको उसकी आवश्यकता है, उन लोगों को सुविधा व्यवस्था दी जाए। आरक्षण मात्र 10 साल के लिए दिया गया था और कहा गया था कि संसद में इसकी समीक्षा होगी, संसद में इसकी समीक्षा होगी, लेकिन आज 75 साल बाद इस आरक्षण को बढ़ा करके बिहार में 75% कर दिया गया और हमारे सामान्य वर्ग के लोग हाथ में हाथ रख करके बैठे हुए हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, हमने आज तक सिर्फ खोया है, हमें कुछ मिला नहीं। हमने जमीनें दी इस देश को, हमने रियासतें दी इस देश को, बताइए इसके बदले हमको क्या मिला? बताइए, हमने बलिदान दिया इस देश और धर्म के लिए, इसके बदले हमको क्या मिला? हम सरकार की कृपा पर नहीं जिंदा हैं, हम अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी ताकत पर जिंदा हैं। तो इस बात को हम लोग पहचानने का प्रयास करें। यहाँ पर हो सकता है 2-4-5 लोग ऐसे बैठे हो जो सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन वो लोग ये गारंटी नहीं ले सकते कि उनका लड़का भी सरकारी नौकरी पा पाएगा। जिस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। मैं कोई नेता होता नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, जो हमारे समाज के नाम पर तमाम लोग अभी लोकसभा के चुनाव में विप्र शिरोमणि और क्षत्रिय शिरोमणि बनकर वोट मांगने आए होंगे, लेकिन जब ब्राह्मणों की हत्याएं होती हैं तो उनके मुंह में दही जम जाती है। जब क्षत्रियों की हत्याएं होती हैं तो उनके मुंह में दही जम जाती है। हम ऐसे लोगों को अपना अगुआ क्यों माने जो हमारी हत्याओं पर उनके मुंह से आह तक न निकले? आप बताइए, हम ऐसे लोगों को अपना अगुआ क्यों माने? अरे जब देवरिया में घटना होती है तो आपका भाई सर्वेश पांडे पहुंचता है,
जब बलरामपुर में घटना होती है तो आपका भाई सर्वेश पांडे पहुंचता है। जब मिर्जापुर में घटना होती है तो आपका भाई सर्वेश पांडे पहुंचता है। जब बहराइच की सांसद सावित्रीबाई फूले सौरों को जलील करने का काम करती हैं तो उनको जवाब देने का काम आपका भाई सर्वेश पांडे करता है। तो हम लोगों को अब ये सोचना चाहिए कि हम अपने भाई के साथ खड़े होंगे, अपने भाई के हाथों को मजबूत करेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे। माना कि आप लोगों के पास पैसा होगा और आप अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाएंगे। माना कि आपके पास पैसा होगा और आप अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाएंगे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने के बाद आपका लड़का 99% नंबर लाएगा, 94% नंबर लाएगा, लेकिन आरक्षण की वजह से निकाल दिया जाएगा तो आप क्या कर पाएंगे? तो जो मूल समस्या है हमारी, हम उन समस्याओं के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इस देश में दलितों के लिए आयोग है, इस देश में पिछड़ों के लिए आयोग है, इस देश में अल्पसंख्यकों के लिए आयोग है, लेकिन जिस जाति ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया, सबसे ज्यादा त्याग दिया, उसके लिए एक सौर आयोग तक नहीं है इस देश में। तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम आप हैं। हम कभी अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े। किसी विधायक के साथ एक सेल्फी मिल गई, हम उसी में खुश हो गए। किसी सांसद के साथ एक सेल्फी मिल गई, हम उसी में खुश हो गए। नहीं, ये हमारी खुशी का कारण नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं और भारत को आजाद करवाने में हमारा योगदान है। तो इस भारत में हमें समानता चाहिए और उस समानता को हम लेकर के रहेंगे। आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया है। अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि नालंदा ब्राह्मणों ने जलाया, जबकि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था। ये कौन ऐसी नाजायज औलादे बख्तियार खिलजी की हैं भारत में जो ब्राह्मणों को दोषी बता रही हैं? हमको इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर सभी सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरी बात एक बात ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मणों में, ठाकुरों में, वैश्य समाज में आपस में बड़ी फूट रही है। आपस में बड़ा एक दूसरे को खींचने का, एक दूसरे को तोड़ने का काम किया गया है। और एक बात मैं कहूंगा, हर एक समाज में अच्छे लोग होते हैं, हर एक समाज में बुरे लोग होते हैं। कुछ बुरे लोगों की वजह से किसी का पूरा समाज बुरा नहीं होता है, ठीक है? तो ये जो हमको आपस में लड़ाने का काम किया गया, उसके पीछे कारण रहा। जब दो शेर आपस में लड़ते हैं तभी सियार कुकुर बिलार राज करते हैं। तो जब हम आपस में लड़े तब दूसरे लोग हम पर आकर के राज किए। लोग कहते हैं कि हमारी आबादी 3% है, कोई कहता है हमारी आबादी 15% है। मैं आपको बता दूं कि सौरों की आबादी पूरे भारत में 30% से ज्यादा है, लेकिन सिर्फ सामान्य वर्ग अपनी मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जिस दिन ये सामान्य वर्ग अपनी मानसिक गुलामी से बाहर निकला और इसने जिंदाबाद मुर्दाबाद कहना इन पार्टियों का बंद कर दिया, उसके बाद देख लेना जैसे ये पार्टियां दलित तुष्टीकरण कर रही हैं, वैसे ये सवर्ण तुष्टीकरण करेंगे। इतिहास बागियों का लिखा जाता है। मंगल पांडे को क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आजादी की पहली गोली उन्होंने चलाई थी। नहीं तो मंगल पांडे के समकक्ष बहुत बड़े तिवारी मिश्रा रहे होंगे, उनको हम जानते तक नहीं है। तो इतिहास हमेशा लड़ने वालों का लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखिए। और एक बात आपको बता दूं, आप आज यहाँ से जाने के बाद थोड़ा चिंतन करिएगा। सवर्णों का अस्तित्व दांव पर लगा है। आप एक बात बताओ, सेलिंग में हमारी जमीनें निकाली गई कि नहीं निकाली गई? जिनके पास कभी 100 बीघे जमीनें होती थी, आज 50-60 बीघा जमीन बची होगी। चारों तरफ से हमको काटने और मिटाने का काम किया गया, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है। कोई एक विधायक आएगा, भाई हमारी बिरादर का है, नहीं अब हम इसके लिए लड़ेंगे और इसके खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। आप बताओ, वो विधायक सदन में जाकर आपके लिए कुछ कह रहा है, आपके लिए कुछ बोल रहा है? मैं एक बात बताऊंगा, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी,
जिसमें सामान्य वर्ग के युवाओं की उम्र सीमा 18 से 22 साल रखी गई थी और SC ST की उम्र सीमा 18 से 32 साल रखी गई थी और OBC की उम्र सीमा 18 से 28 साल रखी गई थी। अब एक बात बताओ कि SC और SC ST OBC के लड़के कौन सा ऐसा प्रोटीन पीते हैं कि वो 32 साल में भी जवान है और सामान्य वर्ग का लड़का कौन सा ऐसा प्रोटीन पीता है कि वो 22 साल में बूढ़ा हो जाता है? बताइए आप लोग मुझे। कोई नेता नहीं बोला, कोई विधायक नहीं बोला, कोई सांसद नहीं बोला। जब सवर्ण आदमी ने 65 जिलों में ज्ञापन दिया तब दूसरे तीसरे दिन मुख्यमंत्री ने सूचना जारी की और 3-3 साल सबकी उम्र सीमा बढ़ाई गई। तो मैं आप लोगों से सिर्फ कितना हाथ जोड़ करके कहूंगा, मैं आप लोगों से सिर्फ कितना हाथ जोड़ करके कहूंगा, देखिए हम लोग अब अपनी बुद्धि का उपयोग एक दूसरे को गिराने में ना करें बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने में करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में करें। आज पंडित जी अलग एटीट्यूड में हैं और ठाकुर साहब अलग एटीट्यूड में हैं। सारा बभनप्पन ठकुरप्पन खत्म होने के कगार पर है, सिर्फ खत्म नहीं हुआ है तो एटीट्यूड नहीं खत्म हुआ हमारे समाज का। और अगर ये एटीट्यूड नहीं खत्म हुआ हमारे समाज का तो आने वाले समय में इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत में कोई सवर्ण जातियां भी होती थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, हम तो हमारे 2 के सिद्धांत पर चल रहे हैं और लोग हम तो हमारे 50 कर रहे हैं और बाद में वो कह रहे हैं कि अब जनसंख्या गिनो और फिर जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन दो। तो भैया तुम तो मिट जाएंगे चारों तरफ से, हम तो लड़ भिड़ करके देश और धर्म के लिए शहीद हो गए और तुम अब जनसंख्या गिनवा रहे हो। अगर हमें पता होता तो हम भी लड़ने के बजाय जनसंख्या बनाने का काम करते, हम भी लड़ने के बजाय जनसंख्या बनाने का काम करते। तो देखिए भैया, इतिहास वीरों का लिखा जाता है, कायरों का नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं, जब रावण मां सीता को लेकर के जा रहा था तो रावण त्रिलोक विजेता था। रावण के सामने जटायु का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जटायु ने रावण के खिलाफ युद्ध चुना और जब जटायु शहीद हो गए, लेकिन जटायु ने जो लड़ने का संकल्प लिया रावण के खिलाफ, वही संकल्प है कि आज वो इतिहास में अमर है। आप अपनी शक्ति मत देखिए, अपनी क्षमता मत देखिए, अपनी ताकत मत देखिए, बस हौसला बुलंद करिए। इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, बैठने वालों का नहीं। जब देश गुलाम था 33 करोड़ के आसपास आबादी थी हमारे देश की, 33 करोड़ के आसपास आबादी। और लड़ने वाले कितने रहे होंगे? लड़ने वाले कितने रहे होंगे? सर्वेश पांडे जिंदाबाद। लड़ने वाले ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 लाख लोग रहे होंगे जब देश गुलाम था। तो एक बात बताओ, आज देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? आप लड़ने का संकल्प लीजिए, आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए, सब कुछ सफल होगा। हम कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप संगठित हो जाओगे तो आने वाले समय में कम से कम कोई आपके ऊपर अत्याचार तो नहीं कर पाएगा। हम संगठित इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हम किसी के ऊपर अन्याय और अत्याचार करना चाहते हैं। हम संगठित इसलिए हो रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई अन्याय और अत्याचार न कर पाए, हम इसलिए संगठित हो रहे हैं। आज इस देश में एक विशेष कानून बनाया गया है SC ST एक्ट। एक बात बताइए, अगर किसी दलित का सम्मान है, हम उसके जात का नाम ले लेंगे, उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो कोई अगर हमको बभनुआ ठकुरवा ललवा कहे तो हमारी भी तो भावनाएं हैं भैया, हमारी भी तो भावनाएं हैं। अगर हमारे नाम लेने से तुम्हारी भावनाएं आहत हो रही हैं तो तुम्हारे नाम लेने से हमारे भी भावनाएं तो आहत हो रही हैं। तो ऐसे कानून या तो खत्म कर दिया जाए। ये जो इतना नुकसान हुआ है सिर्फ अपने मूल वोटरों को इग्नोर करने से हुआ है और किसी कारण से नहीं। भाई कोई भी पार्टी है, मायावती खुले मंच से अपने जात की बात करती हैं, अपने कोर वोटर की बात करती है, अपने मूल वोटर की बात करती हैं। तो बात यह है कि ये कोई भी राजनीतिक पार्टी, भाई बूथ पर हमारे जानकारी में कम से कम 5 ऐसे लोग हैं सिर्फ चुनावी माहौल में मारपीट में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। किसके लिए? पार्टियों के लिए। लेकिन ये पार्टियां जब सत्ता में आई तो कभी हमारे लिए कुछ नहीं कही। सर्वेश पांडे रवि शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कहने का तात्पर्य है भैया कि अब हम सभी लोगों को संगठित होकर के लड़ना पड़ेगा, अपने लिए बोलना पड़ेगा।
क्योंकि जब तक कोई बच्चा नहीं रोता है तो उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। इस बात को समझना पड़ेगा। आज इतनी जातीय कुंठा हम लोगों के प्रति फैलाई जा रही है, इतनी नफरत हम लोगों के प्रति फैलाई जा रही है। एक विशेष जात समुदाय की हत्या हो जाए, सारी राष्ट्रीय मीडिया, सारे राष्ट्रीय नेता विलाप करना शुरू कर देते हैं। और आपको अगर ना पता हो तो मेरे फेसबुक पेज पर चले जाइए, हर दूसरे और तीसरे दिन आपके समाज की हत्याएं होती हैं, लेकिन किसी भी नेता के द्वारा एक आह तक नहीं निकलती है, एक आह तक नहीं निकलती है। तो भैया अब हमको आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर हम किसी पर निर्भर रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने इस बीड़ा को उठाया है और आज इस बस्ती के धरती पर मैं आप लोगों का समर्थन मांगने आया हूं इस लड़ाई के लिए। क्या आप लोगों का समर्थन है? दोनों हाथ उठा करके दीजिए, एक हाथ उठा करके समर्थन मत दीजिए। मुझे विश्वास है ये जो समर्थन मुझे मिला है, ये समर्थन एक बड़ा परिवर्तन लाएगा, ये समर्थन एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। और यहाँ पर मंच पर मेरे समाज के कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी हैं। आज इसी मंच से मैं आप लोगों को भी एक मैसेज देना चाहूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप सौर आर्मी के कार्यकर्ता हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप समाज को जोड़ने और जगाने का काम कर रहे हैं, निस्वार्थ आप समाज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारा लक्ष्य हमारे स्वार्थ से बड़ा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य हमारे स्वार्थ से बड़ा होना चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए एक नहीं 1000 लोग अगर अपने स्वार्थ की बलि देना पड़े तो दे दीजिए, क्योंकि आप अगर अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो एक व्यक्ति का फायदा होगा, और अगर आप अपने समाज के लिए काम करेंगे तो 41 करोड़ सौड़ों का फायदा होगा। और जब 41 करोड़ सौड़ों का फायदा होगा तो उसमें आपका भी बेटा आएगा, आपकी भी बेटी आएगी और आपका भी परिवार आएगा। हम अपनी बुद्धि का उपयोग एक दूसरे के खिलाफ लगाने के बजाय इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए करें। मैं एक बात बहुत खुल करके कहूंगा, आज 5100 संगठन ब्राह्मणों के बने हैं, 5100 संगठन ब्राह्मणों के बने हैं, लेकिन जब ब्राह्मण हत्याएं होती हैं तो वहां पर आपको अगर कोई व्यक्ति खड़ा मिलेगा तो सर्वेश पांडे खड़ा मिलेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, पता है कि नहीं पता है। हमारे समाज के लोगों ने क्या किया, सिर्फ समाज के नाम पर संगठन बनाए और राजनीतिक पार्टियों की दलाली करने का काम किया, और उसी दलाली का परिणाम है कि आज हमारा समाज सबसे निचले पायदान पर चला गया। आज हमारे समाज में चाहे जितने कोई बड़े बाहुबली हो और चाहे जितने बड़े कोई नेता हो, किसी ने भी 20 लड़कों को अपने समाज से मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी के लिए नहीं भेजा होगा, अपने पैसे से तैयारी के लिए नहीं भेजा होगा। हम कहने से समाज एक नहीं होगा, अच्छे भाषणों से समाज एक नहीं होगा। अगर आपके मन में निष्ठा होगी, आपके दिल में निष्ठा होगी तो आपका समाज एक होगा। और एक बात बता दूं, आज आपका समाज बहुत शोषित है, बहुत वंचित है, बहुत पीड़ित है। मैं आपको बता दूं, अभी बीते दिनों श्रावस्ती में संजय मिश्रा जी की चुनावी रंजिश में पीट करके हत्या कर दी गई। संजय मिश्रा जी का लड़का 5 साल का था। उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष को नहीं पता है कि संजय मिश्रा हमारे कोई पदाधिकारी हैं। मैं वहां पर गया, अपने तरफ से कुछ आर्थिक सहयोग किया और लोगों का मैंने आह्वान किया। अब सोचिए उस 5 साल के बच्चे का भविष्य क्या होगा। घर में खाने की व्यवस्था नहीं है। एक मामला कुशीनगर का आया होगा, इसी चुनावी विवाद में राधेश्याम पाठक की हत्या कर दी गई। एक भी व्यक्ति बोलने वाला नहीं था। मैं एक बात आपको और बता दूं, जिस दिन समाज का मध्यम वर्गीय, समाज का निम्न वर्गीय आदमी खड़ा हो जाएगा, उस दिन समाज के बड़े लोगों की मजबूरी हो जाएगी हमारे लिए बोलना, हमारे लिए लड़ना। क्योंकि अगर ये नहीं बोलेंगे तो फिर इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जिस तरीके से आप बताओ, आजादी के 75 साल बाद राजनीति का विषय रोजगार, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य होना चाहिए, लेकिन आज 75 साल के बाद जात और आरक्षण राजनीति का मुद्दा है।
तो भाई हमारा देश कभी विकास नहीं कर पाएगा अगर ये व्यवस्था, ये सुविधा चलती रही। और सवर्णों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, इस देश के लिए त्याग दिया है। इसीलिए सवर्णों का ये पहला कर्तव्य है कि इस राष्ट्र को बचाने के लिए आगे आए और अपने राष्ट्र को बचाएं। और जब इस देश में आरक्षण खत्म होगा तभी इस राष्ट्र को हम ताकत प्रदान कर पाएंगे। लोग कहते हैं शोषण, मैं आपको बता दूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। पश्चिमी देशों में जो है वहां पर लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था, लेकिन वहां कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। फिर भारत में ही क्यों ऐसी व्यवस्था? तो ये व्यवस्था हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है। इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज बुलंद करना पड़ेगा और सवर्णों को संगठित होना पड़ेगा। ये जो आपस में हम सभी लोग बटे हुए हैं, अगर हम लोग आपस में बटेंगे तो कटेंगे, ये ध्यान में रहे। बस एक बात कहूंगा, और जैसे हो सकता है कुछ लोग ये सोचे कि हमारी संख्या कम है, तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। महाराणा प्रताप को याद करिए, महाराणा प्रताप को याद करिए। 80,000 मुगल सैनिकों के खिलाफ 8,000 लोग लड़ाई लड़ रहे थे, 8,000 लोग लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस बात को ध्यान में रखिए, हौसला जज्बा जगाइए, सवर्णों को जोड़िए और जगाइए। आरक्षण तक की लड़ाई नहीं है, लड़ाई आपके अस्तित्व, स्वाभिमान, मान सम्मान तक की है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप लोग मजबूती से संगठित हो, और संगठित हो करके हम अगर बोलेंगे तो अपने समाज के लिए, हम अगर कहेंगे तो अपने समाज के लिए, हम उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, जागेंगे, सोचेंगे तो सिर्फ अपने समाज के लिए। जब कोई हमारे समाज की बात नहीं करता तो हम भी किसी भी समाज की बात नहीं करते। हम हर एक समाज के गरीबों के साथ हैं, लेकिन हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जो सुबह शाम पानी पी पी करके ब्राह्मण ठाकुर को गाली देने का काम और कोसने का काम करते हैं। हम उनके साथ नहीं हैं। और मुझे गर्व है ब्राह्मण होने पर, मुझे गर्व है ब्राह्मण होने पर। कुछ लोग लिख रहे हैं ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया। हम उस कौम से आते हैं कि हमारे पूर्वज दधीची ने हड्डी तक दान दी थी देवताओं की लड़ाई में। तो इससे बड़ा त्याग और बलिदान करने वाला कोई नहीं होगा। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा करके इस धर्म को जिंदा रखा, तो इससे बड़ा कोई त्याग और बलिदान वाला नहीं होगा। तो यही कहना चाहता था, इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाई को विराम दूंगा। बस आप सभी का साथ, सहयोग, प्यार, आशीर्वाद बना रहे, इस मिशन को हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।